परिचर्चा में स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान की किताब के अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण इसके भाग 3 पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते। पिछले भाग में हमने अम्ल और क्षारकों के कुछ गुणों को देखा था। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये एक दूसरे से कैसे मिलते हैं और हाँ, धातुओं और अधातुओं के ऑक्साइड के साथ क्या होता है। नमस्ते। बिल्कुल। आज का लक्ष्य है अम्ल और क्षारकों की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं को समझना। ये न सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी है, बल्कि पदार्थों का जो स्वभाव है ना, उसे समझने के लिए भी बहुत बुनियादी है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। जब एक अम्ल और एक क्षारक मतलब एसिड और बेस आमने सामने आते हैं तो असल में होता क्या है? किताब में वो एक्टिविटी 2.6 है ना, शायद उससे कुछ पता चले। हाँ, वो एक्टिविटी से बहुत अच्छे से दिखाती है। सोचिए, एक टेस्ट ट्यूब में हमने थोड़ा तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH लिया है, जो एक जाना माना क्षारक है। ठीक है, क्षारक ले लिया। फिर उसमें फिनोफ्थलीन विलेन की 2 बूंदें डालते हैं। एक सेकंड, ये फिनोफ्थलीन ये क्या होता है असल में? इसका काम क्या है यहाँ? फिनोल्फ्थलीन एक सूचक है, मतलब इंडिकेटर। सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षारक होने पर अपना रंग बदल लेते हैं, और फिनोल्फ्थलीन वो क्षारक के संपर्क में आते ही गुलाबी रंग देता है। अच्छा, तो जैसे ही हमने NaOH जो क्षारक है उसमें फिनोफ्थलीन डाला, घोल गुलाबी हो गया। ये इशारा है कि हमारे पास क्षारक है। फिर उसमें लिखा है कि बूंद बूंद करके तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl मिलाते हैं। HCl तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब क्या देखने को मिलेगा? हाँ, तो यहीं से असली चीज शुरू होती है। जैसे जैसे अम्ल यानी HCl डालते जाते हैं, वो क्षारक NaOH के साथ रिएक्ट करता है, और आप देखेंगे कि फिनोल्फ्थलीन का वो जो गुलाबी रंग था, वो गायब हो जाता है। घोल फिर से रंगीन हो जाता है। रंग गायब? क्यों? अम्ल ने ऐसा क्या कर दिया? ऐसा है कि अम्ल ने क्षारक के असर को खत्म कर दिया, उसे उदासीन कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। HCl ने NaOH की क्षारकीय प्रॉपर्टी को पूरी तरह से खत्म कर दी। इसी वजह से फिनोल्फ्थलीन, जो पहले क्षारक की वजह से गुलाबी था, अब रंगहीन हो गया, क्योंकि क्षारक का असर रहा ही नहीं। तो इसे ही उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, जब एसिड और बेस मिलकर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें। हाँ, बिल्कुल सही। इस प्रोसेस में अम्ल और क्षारक रिएक्ट करके 2 मुख्य चीजें बनाते हैं। एक तो लवण यानी सॉल्ट, और दूसरा जल वाटर। किताब में इसका समीकरण भी दिया है, NaOH प्लस HClAq, तो NaClAq प्लस H2OL। अच्छा, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षारक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी अम्ल मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जो हमारा खाने वाला नमक है, वो एक लवण है, और साथ में पानी। तो आमतौर पे हम कह सकते हैं क्षारक प्लस अम्ल, लवण प्लस जल। ये एसिड बेस केमिस्ट्री की एक बहुत बेसिक रिएक्शन है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उसमें आगे ये भी बताया है कि अगर इस रंगहीन मिश्रण में, जहां एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया था, हम फिर से थोड़ा NaOH यानी क्षारक डालें तो हाँ, ये प्रयोग का एक दिलचस्प मोड़ है। अगर हम वापस उसमें थोड़ा क्षारक NaOH डालते हैं, तो फिनोल्फ्थलीन का गुलाबी रंग फिर से आ जाता है। अरे वाह, मतलब क्षारक का असर वापस आ गया। ये तो कुछ खींचतान जैसा हो गया है ना, एसिड और बेस के बीच। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं, ये दिखाता है कि अब मिश्रण में फिर से क्षारक की मात्रा अम्ल से ज्यादा हो गई है, और उसका प्रभाव फिर से दिखने लगा है। ये पूरी प्रक्रिया दर्शाती है कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को कैसे संतुलित या खत्म करते हैं, और ये संतुलन बदला भी जा सकता है। ये साधारण सा प्रयोग उदासीनीकरण के मूल सिद्धांत को दिखाता है। ठीक है, ये तो हुई अम्ल क्षारक की बात, लेकिन इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब ऑक्सीजन वाले कंपाउंड, क्या उनका भी कोई रोल है इसमें? किताब में धात्विक ऑक्साइड्स यानी मेटालिक ऑक्साइड्स की अम्लों से रिएक्शन की बात है, एक्टिविटी 2.7 में। ये थोड़ा अलग लगता है। हाँ, ये एसिड बेस कहानी का एक और जरूरी पहलू है। चलिए देखते हैं एक्टिविटी 2.7 में क्या होता है। किताब के अनुसार एक बीकर में थोड़ी मात्रा में कॉपर ऑक्साइड लेते हैं। कॉपर तो धातु है, तो कॉपर ऑक्साइड एक धात्विक ऑक्साइड हुआ। ये काले रंग का पाउडर होता है। फिर इसे हिलाते हुए धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मिलाते हैं। क्या बदलाव दिखता है इसमें?
हाँ, तो उसमें ना दो चीजें होती हैं। पहला, वो जो काले रंग का कॉपर ऑक्साइड है वो धीरे धीरे घुल जाता है, और दूसरा, घोल का रंग नीला हरा मतलब ब्लू ग्रीन हो जाता है। नीला हरा, वो कैसे? हाँ, नीला हरा। और वो इसलिए होता है क्योंकि रिएक्शन में एक नया पदार्थ बनता है, कॉपर 2 क्लोराइड। कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्ट किया और कॉपर 2 क्लोराइड बनाया, जो कि एक लवण है, और साथ में पानी भी बनता है। अच्छा, कॉपर क्लोराइड के कारण, तो इसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे? किताब के अनुसार जो जनरल रिएक्शन है वो इस तरह है: धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल, लवण प्लस जल। और इस वाले केस में CuOS प्लस 2HClAq प्लस CuCl2Aq प्लस H2OL। एक मिनट, ये समीकरण तो देखा देखा सा लग रहा है। धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल, लवण प्लस जल। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने उदासीनीकरण में देखा था। क्षारक प्लस अम्ल, लवण प्लस जल। हाँ, सही पकड़ा आपने। यही तो यहाँ समझने वाली मुख्य बात है। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये अभिक्रिया उदासीनीकरण जैसी ही है, क्योंकि इसमें भी प्रोडक्ट लवण और जल ही बन रहे हैं। चूंकि धात्विक ऑक्साइड जैसे कॉपर ऑक्साइड अम्ल के साथ ठीक वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे क्षारक करते हैं, यानी लवण और जल बनाते हैं। इसलिए हम धात्विक ऑक्साइड्स को क्षारकीय ऑक्साइड्स यानी बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ओह, तो मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि रिएक्शन का पैटर्न एक जैसा है। इसका मतलब ये हुआ कि धातु के ऑक्साइड वो असल में बेसिक नेचर के होते हैं। ये तो धातुओं और क्षारकों के बीच एक कनेक्शन बताता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है और केमिस्ट्री में एक जनरल ट्रेंड भी है। ज्यादातर धात्विक ऑक्साइड्स बेसिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। इससे हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी समझने में मदद मिलती है। धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड्स बनाती हैं। अच्छा, तो अगर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, तो अधातुओं मतलब नॉन मेटल्स का क्या क्या उनके ऑक्साइड उल्टा बर्ताव करते हैं, यानी एसिडिक होते हैं? हमें क्या बताती है? इसके लिए ना हमें वो एक्टिविटी 2.5 याद करनी होगी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने के पानी के बीच रिएक्शन हुई थी। क्या हुआ था उस एक्टिविटी में? अरे हाँ, याद आया। जब हमने चूने के पानी CaOH2 में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस पास की थी, तो चूने का पानी दूधिया मिल्की हो गया था। यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 एक जाना माना क्षारक है, बेस है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन एक अधातु है, नॉन मेटल। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एक अधात्विक ऑक्साइड हुआ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो एक्टिविटी 2.5 में असल में एक क्षारक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एक अधात्विक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रिएक्शन हुई थी। बिल्कुल। और इस रिएक्शन में बना क्या था? याद है वो दूधियापन क्यों आया था? हाँ, वो कैल्शियम कार्बोनेट बनने से। सही, वो कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से था, जो पानी में घुलता नहीं है, एक अघुलनशील लवण है, और साथ में पानी भी बना था। तो पूरी रिएक्शन हुई CaOH2Aq प्लस CO2G CaCO3S प्लस H2OL। यानी क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड बराबर लवण प्लस जल। अरे, फिर से वही पैटर्न। इसकी तुलना अगर उदासीनीकरण क्षारक प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस जल से करें तो समानता साफ दिखती है ना? अधात्विक ऑक्साइड जैसे CO2 क्षारक के साथ ठीक उसी तरह रिएक्ट कर रहे हैं जैसे अम्ल करते हैं, मतलब लवण और जल बना रहे हैं। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इसका मतलब कि अधातु के ऑक्साइड वो अम्लीय होते हैं, एसिडिक नेचर के। वे एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं जब बेस से मिलते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ एक साफ पैटर्न उभर कर आता है। धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये केमिस्ट्री में एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए एक बहुत ही काम का नियम जैसा है। यह हमें बताता है कि तत्व का स्वभाव, मतलब वो मेटल है या नॉन मेटल, उसके ऑक्साइड के स्वभाव से कैसे जुड़ा है। हाँ, ये पैटर्न समझना तो काफी दिलचस्प है। इससे चीजों को याद रखना और समझना आसान हो जाता है। अच्छा, वो जो किताब में कुछ सवाल दिए हैं ना, शायद वो इन कॉन्सेप्ट्स को और पक्का करने में मदद करेंगे। उन पर एक नजर डालें। हाँ, जरूर। जैसे पहला सवाल है, दही और खट्टे पदार्थों को पीतल और तांबे के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए? ये तो घर में अक्सर सुनने को मिलता है। हाँ, बिल्कुल। और इसकी एक वजह है, मतलब एक रासायनिक वजह। दही और दूसरी खट्टी चीजों में क्या होता है? एसिड होता है। हाँ, अम्ल होता है।
और पीतल जो तांबे और जिंक का अलॉय है, और तांबा क्या है? ये धातुएं हैं, मेटल्स। तो ये फिर वही बात हो गई, अम्ल और धातु की अभिक्रिया, मतलब जो हमने पहले पढ़ा था। बिल्कुल। हमने पहले भी पढ़ा है कि अम्ल धातुओं से रिएक्ट करते हैं और अक्सर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो अगर हम खट्टे खाने की चीजें जिनमें एसिड है पीतल या तांबे के बर्तन में रखेंगे, तो एसिड बर्तन की धातु से रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड बना सकता है। अच्छा। ये कंपाउंड खाने का स्वाद बिगाड़ सकते हैं और सेहत के लिए भी ठीक नहीं हो सकते, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। ये सीधे सीधे एसिड मेटल रिएक्शन का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। समझ गया, मतलब हम कौन से बर्तन इस्तेमाल करें ये भी केमिस्ट्री पर निर्भर करता है। अगला सवाल, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? उदाहरण देकर समझाएं। और इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे? पिछले भागों और सामान्य केमिस्ट्री की जानकारी के हिसाब से जब एसिड एक्टिव मेटल से रिएक्ट करते हैं तो ज्यादातर हाइड्रोजन गैस H2 निकलती है। हाइड्रोजन गैस। हाँ, उदाहरण के लिए अगर हम जिंक मेटल की रिएक्शन तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएं तो जिंक क्लोराइड एक लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। समीकरण होगा ZnS प्लस 2HClAq प्लस ZnCl2Aq प्लस H2G। और इस हाइड्रोजन गैस को पहचानेंगे कैसे? मान लीजिए किसी रिएक्शन में गैस निकल रही है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो हाइड्रोजन ही है? हाँ, इसका एक टेस्ट है, बहुत कॉमन है। कौन सा? अगर हम निकलने वाली गैस के पास एक जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तीली लाते हैं। अरे हाँ, वो पॉप वाला टेस्ट। हाँ बिल्कुल, तो हाइड्रोजन गैस एक खास पॉप की आवाज के साथ जलती है, फट फट जैसी आवाज। ये पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस होने का पक्का सबूत है। हाँ, स्कूल लैब में ये करने में बड़ा मजा आता था। ठीक है, चलिए अब वो आखिरी सवाल देखते हैं। वो थोड़ा पहेली जैसा है ना? कौन सा वाला? वो जिसमें यह धातु यौगिक ए है जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करके बुदबुदाहट मतलब एफोरवेसेंस पैदा करता है। इससे निकलने वाली गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। और अगर रिएक्शन में बने कंपाउंड्स में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो यौगिक ए क्या है और रिएक्शन का बैलेंस्ड इक्वेशन लिखें। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। हाँ, देखते हैं इसमें क्या क्या सुराग है। पहला सुराग, बुदबुदाहट जब यौगिक ए एसिड HCl से रिएक्ट करता है। ये अक्सर किस तरह के कंपाउंड्स का संकेत होता है? हाँ, जैसे कार्बोनेट वगैरह हो तो ऐसी गैस निकलती है, या बाइकार्बोनेट। सही। दूसरा सुराग, निकलने वाली गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। ये बहुत जरूरी है। कौन सी गैस आग बुझाने के काम आती है? हाइड्रोजन तो खुद फप करके जलती है। हाँ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल, तो निकलने वाली गैस CO2 है। अब सोचिए, अगर CO2 निकल रही है और बुदबुदाहट हो रही है तो इसका मतलब यौगिक ए में कौन सा आयन होना चाहिए? मतलब कार्बोनेट आयन CO3 2- होगा। तो यौगिक ए में कैल्शियम भी होना चाहिए और कार्बोनेट भी। तो यौगिक ए क्या हुआ? तो ये हुआ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जैसे संगमरमर या चूना पत्थर। हाँ, एकदम सही। तो धातु यौगिक ए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। अब हमें इस रिएक्शन के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। रिएक्टेंट्स हैं CaCO3 और HCl, प्रोडक्ट हैं CaCl2 H2O। कार्बन डाइऑक्साइड निकलने वाली रिएक्शंस में अक्सर पानी भी बनता है, और CO2 गैस। ठीक है, तो रफ इक्वेशन हुआ CaCO3 प्लस HCl गिव्स CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। अब इसे बैलेंस करना है। राइट साइड में 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन है, लेफ्ट में एक एक। तो हमें HCl के आगे 2 लगाना होगा। ठीक है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन हुआ CaCO3S प्लस 2HClAq गिव्स CaCl2Aq प्लस H2OL प्लस CO2G। ये इक्वेशन सारी दी गई शर्तों को पूरा करता है और बैलेंस्ड भी है। अरे वाह, मतलब इस सवाल को हल करने में वो सारे कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल हो गए जो हमने अभी डिस्कस किए। कार्बोनेट की एसिड से रिएक्शन, CO2 का निकलना और उसकी पहचान, और लवण का बनना। इन सवालों से वाकई समझ गहरी हुई। हाँ, ये जो एप्लीकेशन वाले सवाल होते हैं ना, इनसे कॉन्सेप्ट्स और पक्के हो जाते हैं। तो आज हमने अम्ल और क्षारक के बारे में काफी कुछ समझा। हमने देखा कि वे कैसे एक दूसरे के असर को खत्म करते हैं, जिसे उदासीनीकरण कहते हैं, और लवण और जल बनाते हैं। फिर हमने देखा कि ये व्यवहार उनके ऑक्साइड्स तक फैला हुआ है, जिससे एक दिलचस्प पैटर्न सामने आया। धात्विक ऑक्साइड आमतौर पर क्षारकीय होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय। हाँ बिल्कुल,
ये जो बेसिक रिएक्शंस हैं, उदासीनीकरण, ऑक्साइड की रिएक्शंस, ये केमिस्ट्री की नींव हैं। ये हमें बताती हैं कि पदार्थ क्यों और कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और कैसे उनकी प्रकृति, मतलब एसिडिक या बेसिक होना, उनके व्यवहार को तय करती है। और ऑक्साइड का ये पैटर्न हमें पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की पोजीशन के आधार पर उनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज का अंदाजा लगाने में भी मदद करता है। हाँ, इससे पता चलता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में कैसे जुड़ी हैं। एक गुण दूसरे के बारे में बताता है। और यहीं से एक और सवाल मन में आता है। हमने देखा कि धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड देती हैं और अधातुएं अम्लीय, लेकिन क्या प्रकृति हमेशा इतनी साफ श्रेणियों में बटी होती है? आप कह रही हैं कि कुछ ऑक्साइड ऐसे भी हो सकते हैं जो इन दोनों श्रेणियों के बीच में कहीं हों, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकें? अगर ऐसा है तो वे किस तरह के तत्व बनाते हों? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या कुछ पदार्थ इन साफ लाइनों को धुंधला करते हैं? ये प्रकृति की जटिलता और सुंदरता का एक और पहलू हो सकता है। तो चलिए, इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली चर्चा में मिलते हैं।